हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। इसमें जो आज इस वीडियो में मेथड कराऊंगा उसका नाम है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड करेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मगर ये टॉपिक करवाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप सीधा ये टॉपिक देख रहे हैं तो शायद आपको ना समझ आए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वाइज सारे टॉपिक पढ़िए। फिर अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ आएगा तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? मगर कोई नाम बदल के अच्छा सा नाम रखना, ठीक है? तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कहता है? इनकम मेथड सिंपल वर्ड्स में कहता है कि अगर हम सारी फैक्टर इनकम्स जोड़ दें, नेशनल टेरिटरी में जितनी भी आई हैं वहाँ सारी फैक्टर इनकम्स जोड़ दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। वेरी सिंपल। अंडर दिस मेथड national income can be calculated by taking the sum total of all factor incomes earned by normal residents of a country during 1 year in the national territory. National territory में एक कंट्री की नेशनल टेरिटरी में, अब नेशनल टेरिटरी क्या होती है ये आपको पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नेशनल टेरिटरी में जितने भी फैक्टर इनकम जनरेट होते हैं उनका टोटल कर लिया जाए एक साल में तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है इस मेथड के हिसाब से। इस मेथड को फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहा जाता है। समझ की बात, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने मेरी अब तक की सारी वीडियो नेशनल इनकम पे देखी है तो आपको 90% नेशनल इनकम अब तक आ गई होगी। अगर आपको कंपोनेंट्स भी आ गए तो ये समझ लो कि तीनों के तीनों मेथड्स जो हैं इनके कंपोनेंट्स आ गए तो ये समझ लो कि आपको 95% जो है आपको नेशनल इनकम आ गई। समझ के बात? तो आज हम इसके साथ करेंगे जैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेशनल इनकम के, कंपोनेंट्स पे डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स इनकम मेथड के उसमें फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जब भी आप किसी को नौकरी पे रखते हो, तो नौकरी पे रखने के लिए उसे कुछ पैसे तो दोगे ना, उसे कॉम्पनसेशन तो दोगे ना। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर आ जाता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एज वेल एज इन काइंड। तो कैश में हो या काइंड में हो, वेजेस एंड सैलरीज तो वेजेस एंड सैलरीज ही मानी जाएंगी। सेकंड आ जाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को होती है जो टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट होता है। और थर्ड पार्ट आ जाता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिलती है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पेंशन्स दो टाइप की होती हैं। एक होती है ओल्ड एज पेंशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होती है ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज जो बूढ़ों वगैरह को मिलती है, ठीक है, ओल्ड एज। और एक होती है जो पेंशन आपको रिटायरमेंट पे मिलती है। तो वो पेंशन जो आपको रिटायरमेंट पे मिलती है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट है, मगर जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो वन साइडेड पेमेंट है। जो ओल्ड एज में मिलती है वो यूनिलेटरल पेमेंट है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, वो गवर्नमेंट वेलफेयर करने के लिए बूढ़ों को दे देती है। समझ की बात? मगर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो ये वाली जो पेंशन है रिटायरमेंट की, ये तो काम करने के बाद मिल रही है ना। समझ के बाद? तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का एक पार्ट है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस वो इनकम है जो नॉन लेबर इनकम्स होती हैं। बेसिकली किसी के अंडर काम करने से ये इनकम्स नहीं मिलती। इसमें एग्जांपल आ जाता है, बेसिकली कुछ बुक्स में लिखा होता है कि इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी एंड प्रॉपर्टी, इस टाइप की जो इनकम्स होती हैं। जैसे पहला आ जाता है रेंट। रेंट जो भी आपकी इनकम है वो लेबर इनकम तो नहीं है। दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा प्रॉफिट्स। ये सारी की सारी जो इनकम्स हैं, तीनों टाइप की इनकम, ये नॉन लेबर इनकम है एक टाइप की। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर आती हैं। अब प्रॉफिट के फर्दर तीन पार्ट्स हैं। पहला जो प्रॉफिट का पार्ट है वो है डिविडेंड। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को बंटता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और इसको दूसरे टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। सेकंड आ जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। जो भी प्रॉफिट कमाती कंपनी उसका एक हिस्सा तो सरकार को भी देगी ना एज अ टैक्स, तो उसे कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है। और तीसरा हिस्सा जो बच जाता है कंपनी अपने पास सेविंग के तौर पर रख लेती है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है या कॉर्पोरेट सेविंग्स कहा जाता है, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है इस मेथड का वो है इन मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड विच इज अ मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, शेयर मार्केट से भी कमा रहा है, रेंट पे भी घर चढ़ाया हुआ है, थोड़ी बहुत ट्यूशनें भी पढ़ा रहा है, तीन चार जगह से मिक्स्ड इनकम आ रही है, तो उसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। अब इन तीनों को, जब तीनों कंपोनेंट्स को मिलाएंगे
तो इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। मगर इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करके क्या बनेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इनकम मेथड को यूज़ करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्या आपने प्रिकॉशंस रखनी है ताकि आपका आंसर गलत ना निकले। पहला, ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये यूनिलेटरल है, वन साइडेड पेमेंट्स हैं ये। तो जो भी वन साइडेड पेमेंट है जिसके बदले कुछ किया ही ना गया हो, जो मुफ्त में इधर आई हो, स्कॉलरशिप टाइप, पॉकेट मनी टाइप, वो चीज़ नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी से जो भी पैसा कमाओगे वो तो ब्लैक मनी होगा ना, वो तो आप शो ही नहीं करोगे, तो नेशनल इनकम में वो चीज़ नहीं ऐड होगी। कमीशंस पेड टू कमीशन एजेंट्स इज हिज फैक्टर इनकम। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, लाइक सेकंड हैंड कार खरीदने चले गए या कोई फ्लैट खरीदने चले गए, तो जो बीच में कमीशन एजेंट्स होते हैं, जो कमीशंस होती हैं, वो तो उनकी फैक्टर इनकम्स होती हैं, तो उनको हमें कंसीडर करना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, सेम एज ब्रोकर, जो ब्रोकरेज होती है, जो ब्रोकर शेयर खरीदवाता है और बिकवाता है, उसकी तो ब्रोकरेज उसे मिलती है ना, तो जो ब्रोकरेज है, जो ब्रोकर कमाता है, वो भी उसकी फैक्टर इनकम होती है, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए। विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर कोई किसी भी बंदे की लॉटरी निकल गई तो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। इसके पीछे आपको रीज़न बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे हैं जिन्होंने लॉटरी डाली 100 रुपये की, टोटल 1000 रुपये हो गए। अब जो बंदा भी लॉटरी से नंबर जीत जाएगा उसे 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो क्या सबके जेबों में से पैसे निकल के एक बंदे को मिल गए तो क्या नेशनल इनकम बढ़ गई? नहीं, क्योंकि अगर एक बंदे को बल्क में पैसा आया है तो वो बाकियों का गया भी तो है ना। तो ओवरऑल नेशनल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉटरी का, समझ के बात। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड एज रेंट। तो अगर आप अपने घर में रह रहे हो और बच रहा है तो उसको भी एज अ रेंट को ट्रीट करना पड़ेगा। सेकंड आ जाता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपने लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। प्रोडक्शन किसकी कर रहे हो? प्रोडक्शन ऑफ गुड, ये बात याद रखना। अगर कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे, मगर अगर कोई भी सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, समझ गए बात। तो जो भी आप प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो ऑफ गुड, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब मैंने आपको बताया था ये तीनों कंपोनेंट मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सबसे पहली, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एनडीपीएटएफसी। एनडीपीएटएफसी कैसे मिलेगा? अगर इन तीनों को मिलाते हो तो दिमाग से सोचो, इन तीनों के जितने भी मैंने कंपोनेंट करवाए उसमें कहीं ग्रॉस वर्ड या ग्रॉस का कोई कंपोनेंट आया? नहीं आया, इसलिए ये नेट में आंसर आएगा। दूसरा, इन तीनों में कहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आई नहीं, इसलिए आंसर डोमेस्टिक में आएगा। और प्रोडक्ट तो हर एक के साथ लगता ही है, और आपको पता है ना ये फैक्टर इनकम वाला मेथड है। जब भी इनकम वाला मेथड करेंगे तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट आएगा, समझ गए बात। तो ये लॉजिक्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपको पता लग रहा है कि एनडीपीएटएफसी क्यों आएगा। और अगर एनडीपीएटएफसी में हम एनएफवाईए, मतलब जो बाहर से आ रहा है हमें और जो बाहर जा रहा है, उसका नेट जो है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लें तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है, जिसे कि हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये तो था एक तरीका आपको फॉर्मूला समझाने का। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है फाइंड नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये करना है। तो सबसे पहले नेट डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? नेट डोमेस्टिक इनकम इज द सेम थिंग जिसको हम कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक ही बात होगी, समझ गए बात। वैसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी एक ही बात हुई, समझ गए बात। तो अब हम देख रहे हैं कंपोनेंट, हमें नहीं ये पता कि ये इनकम मेथड है या कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनकम मेथड वाले कोई कंपोनेंट दिख भी रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हमने क्या देखना है, ये वाले मेथड देखने हैं, मगर नंबर वाइज देखने हैं। आपने हचड़ पचड़ में नहीं देखने। अगर आपने उल्टे पुल्टे करके देखे तो ये समझ लो कि गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है कि नहीं, तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। दूसरा देखो ऑपरेटिंग सरप्लस है, तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ है, हाँ जी है। तीसरा देखो कि यहाँ मिक्स्ड इनकम है, तो आप चेक करो मिक्स्ड इनकम कहीं है, हाँ है। तो अब इन तीनों को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये मिलेगा ना। तो अभी मैंने बताया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। नेट डोमेस्टिक इनकम को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। तो ये तीनों को ऐड करके जो भी आपका आंसर आया वो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, जिसको हम नेट डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। तो अब ध्यान से देखो,
ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इट इज इक्वल्स टू, मैंने आपको ये फॉर्मूले पीछे करवाए हुए हैं, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहे तो आप नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वाइज लिंक मैंने दिए हुए हैं, वो जाके आप प्रैक्टिस करें नंबर वाइज और सारा का सारा साथ के साथ नोट करके नोट्स बनाएं। तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट का कॉन्सेप्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमें यहाँ डेप्रिसिएशन दी हुई है जी, बिल्कुल दी हुई है। तो आपने क्या करना है, जो भी इसका ऊपर वाले का आंसर आएगा नेट डोमेस्टिक इनकम का, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करके निकाल देनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालो। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अगर उसमें मैं उल्टा बोल गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो मैंने ऊपर फर्स्ट पार्ट में निकाला था, इसमें अगर मैं NFYA ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, अगर मैं NFYA ऐड कर दूंगा तो ये जो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है। और अगर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फॉर्मूला है, इनका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिए हुए हैं जो कि हैं 9000 माइनस सब्सिडीज भी दी हुई है जो कि है 1800। इनको सॉल्व करके हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे, समझ गए बात। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमने पहले पार्ट में निकाला था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें बाहर की तनख्वाह NFYA ऐड करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो हमने पहले ये जो लिया हुआ था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था हमने, इसमें प्लस करेंगे NFYA। तो जब NFYA ऐड कर लेंगे बाहर की तनख्वाह, तो ये जो डोमेस्टिक है ये नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये नेशनल में कन्वर्ट हो गया, अब हमारा क्या मकसद है, मार्केट प्राइस बनाना इस फैक्टर कॉस्ट को। तो अगर मैं इसमें फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूंगा तो आपका बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, समझ की बात। तो इसी हिसाब से मैंने फॉर्मूला ये बनाया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे पॉज करके लिखते रहो। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो इसमें आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है, समझ की बात। तो ये भी आपका प्लस माइनस करके यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक और न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल। तो इसमें कहा हुआ है डोमेस्टिक इनकम निकालो और नेशनल इनकम निकालो। हमें तो एक आई नहीं कि इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, कुछ नहीं बताया। तो सबसे पहले आप देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के कितने कंपोनेंट थे। तो मैं पीछे वीडियो में जाता हूँ और मैं बताता हूँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में था वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये था ना। अब मैं जाता हूँ अपने क्वेश्चन पे और देखता हूँ कि यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। और पेंशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करूँगा, डोमेस्टिक इनकम में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही फॉर्मूला है ना NDP HFC निकालने का, समझ की बात। तो अब अगर आप देखो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर ये 3 कंपोनेंट आते हैं जो मैंने आपको ऊपर दिखाए। कौन कौन से, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। और ये बताया आपको कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है उसके 3 हिस्से हैं, एक तो डिविडेंड है, एक कॉर्पोरेशन टैक्स है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के कितने पार्ट दिए हुए हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का सिर्फ वेजेस दिया हुआ है और यहाँ से सोशल सिक्योरिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी को ऐड करके कॉम्पनसेशन निकाल ली, यहाँ पे निकल जाएगी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरा पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो अब देखते हैं रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। मगर प्रॉफिट के जो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट कौन से थे, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। ये तीनों के तीनों मिला के, ये 2 और 3, ये तीनों के तीनों मिला के क्या बन जाएगा, ये तीनों के तीनों मिला के हमारा बन जाएगा प्रॉफिट, समझ गए बात। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो प्रॉफिट है इसके तीनों कंपोनेंट ऐड करके हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल देना है। और इसका तीसरा जो कंपोनेंट था वो था मिक्स्ड इनकम, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं मिक्स्ड इनकम हमें दी हुई है कि नहीं दी हुई। हमें मिक्स्ड इनकम भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में मिक्स्ड इनकम हमने लिख ली। अब इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। और अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो डोमेस्टिक इनकम जो भी निकले प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि आपके
ये जो क्वेश्चन है इसमें 1000 दी हुई है। अब आप भी सोच रहे होगे मैं इतना घुमा फिरा के क्यों निकाल रहा हूँ, मैं ये डायरेक्ट भी निकाल सकता था जैसे बुक में होते हैं। मैं ये इतना घुमा फिरा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको रिलेट करके समझा सकूँ, ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े। समझ के बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा एक्सपेंडिचर मेथड, और इस नेशनल इनकम के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखना, तभी समझ आएगी। नंबर वाइज नहीं देखोगे तो फिर मुझे गालियाँ मत निकालना कि भाई समझ नहीं आई। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।